तिब्बत निकल जाएगा उनके हाथ से। जब तिब्बत निकल जाएगा, वहां उइघुर जो है मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो निकल जाएगी उनके हाथ से। ये सारा का सारा उनके हाथ से निकल जाएगा। और वैसे भी जो 2/3 ऑफ द चाइना जो है ऑटोनोमस रीजन है, यही अभी तक चाइना को हैरान रह गया कि अब तक तो भारत कभी ऐसी एग्रेशन दिखाता नहीं था, ये क्या हो गया। और उन्होंने 2-3 बार और ट्राई किया, वहां पे फायरिंग भी हुई जब जो आपने बोली है जी। पर कुछ फायदा नहीं हुआ। तो है हम सारा का सारा अपना एरिया वापस ले लेंगे अक्साई चीन का, और जितने एरियाज उससे लिए हुए हैं कम से कम ये 45 से 48 हजार स्क्वायर किलोमीटर जमीन जो है, और भी जमीन जो है हमारे वापस ले लेंगे। उसकी और सबसे ज्यादा उसकी प्रेस्टीज पे प्रॉब्लम आएगी, उनकी सत्ता गिर जाएगी। जीपिंग अगर सत्ता में है वो आप एकदम चले जाएंगे। हमको वो पता है जो डिजाइन की हुई हिस्ट्री है, जो हमको बताई जाना चाहिए थी, वो हमारे मुंह में डाली हुई है। नमस्कार, भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान, हमारे साथ विंग कमांडर, फाइटर पायलट और स्पोक्स पर्सन ऑफ एमओडी प्रफुल्ल बख्शी सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम उनके साथ भारत चीन के हालात पर एक चर्चा करने जा रहे हैं, और इस चर्चा में बिना किसी शोर शराबे के हम ये समझना चाहेंगे कि इस वक्त भारत चीन के सीमा पर क्या हालात हैं, भारत किस तरीके से एडवांटेज पोजीशन पर है, क्यों चाइना परेशान है, क्यों लगातार चाइना भारत से उलझने की कोशिश कर रहा है, क्या भारत ने चाइना की कोई दुखती नस ऐसी दबा दी है जिससे चीन बेचैन हो गया है, क्या चीन वाकई में पाकिस्तान का साथ लेकर भारत से लड़ना चाह रहा है या वो कुछ और करना चाह रहा है। ये तमाम सब कुछ, और हम क्या युद्ध की तरफ बढ़ चुके हैं या जो कहा जा रहा है अक्टूबर में क्या युद्ध होंगे, इन तमाम सवालों पर हम आज प्रफुल्ल बख्शी सर से बात करेंगे। सर बहुत स्वागत है आपका सर भारत तक पर। सर थैंक यू वेरी मच। तो सर हमारे दर्शकों को आप सबसे पहले बताएं सर कि भारत चीन विवाद जो है सर, उस पर अभी जो मौजूदा हालात है उसको आप कैसे देख रहे हैं सर। गोलीबारी की खबरें आई हैं कि बीते कुछ 10 दिनों में 3 से 4 बार वहां पर गोलीबारी हुई है, 100 से 200 राउंड की गोलीबारी की बात कही जा रही है। ये बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है, ऐसा कभी होता नहीं रहा है, ये अचानक से हो रहा है, इसको कैसे देखा जाए सर। देखिए ऐसा है कि जो ये गोलीबारी नहीं हो रही है, ये 62 के बाद में जब लड़ाई हुई थी, और उसके बाद में इन्होंने चाइना को पता चला कि भारत अब तरक्की कर रहा है। हमने जो 65 में जिस तरीके से हमने लड़े और 71 की बात हुई, तो उससे पहले ही 67 में नाथुला में जी सर, ये ऐसे ही एक अनऑफिशियली एग्रीमेंट हो गया था कि हम वेपन्स नहीं कैरी करेंगे, और वही धक्का मुक्की की बात आती थी। तो जनरल सगत सिंह राठौर होते थे। तो एक बार उन्होंने जब देखा कि धक्का मुक्की के टाइम एक चीनी पॉलिटिकल कमिश्नर को कोई चोट आ गई और उससे अपने लोगों को ले गए बंकर से, उन्हें हमारे काफी सारे भारतीय मार दिए 30-40। तो फिर जनरल सगत सिंह राठौर ने पूरी की पूरी आर्टिलरी खुलवा दी और 450-500 लोग चाइनीज के मारे गए। फिर समदरंग में चाइनीज को मुक्की खानी पड़ी। तो उसके बाद में उन्होंने फिर 92, 93, 96 में इस तरीके के समझौते किए भारत सरकार के साथ में, और दोनों सरकार ने मान लिया कि भाई अब हम जो है पीसफुल वार्तालाप करेंगे, मतलब हथियार नहीं ले जाएंगे। वो चाइना को फेवर करता था, क्योंकि चाइना को पता था कि भारतीय सैनिक जो हैं ये रेगुलर सैनिक हैं, जो कि लाइफ टाइम के लिए सैनिक सेना में आते हैं। मतलब जो कम से कम जब आता है तो वो सेना में, और ऐसे लोग आते हैं जो कि मेंटली सैनिक होते हैं। जी बिल्कुल, बाप दादे सैनिक रह चुके हैं। चाइना में ऐसा नहीं होता, वो 4-4, 5-5 साल के लिए आते हैं और चले जाते हैं, तो उनको ये महंगा पड़ता था। तो जब उन्होंने ये बोला, हमारी सरकार ने मान लिया और हम हथियार नहीं ले जाएंगे। तो इसी बात को लेकर वो चाइनीज आने लगे। और इस बार जब डोकलम में हुआ 2-3 साल पहले, उसमें भी ऐसे ही धक्का मुक्की की बात हुई। पर जब इस बार गलवान में हुआ, तो गलवान ने चाइनीज में क्या किया, धक्का मुक्की के समय ये अपने कुछ ऐसे मिलिशिया के लोग होते हैं जो स्ट्रीट फाइटिंग वगैरह करते हैं, नकल डस्टर्स, डंडे, तारे, ऐसी ये चीज लेके आ गए। तो हमारे सैनिकों ने जब उनको रोकने की कोशिश करी, उन्होंने उनसे वार किया,
हमारे आपको सैनिक फिर थे हरियाणा के और पंजाब के, वो घुस गए, उनके 210 मारे। उनको अभी तक चाइनीज ने कहीं बताया नहीं है। उनकी कम से कम 55 टू 56 हेलीकॉप्टर ट्रिप्स गई हैं बाहर, मेडिकल हेलीकॉप्टर ट्रिप्स, बॉडीज को लेके बाहर जी। कल 70-80 तो ग्रेव्स काउंट हुई हैं। कहने का मतलब है कि चाइनीज को इस समय जब बहुत मार पड़ी, तो अब उन्होंने अब सोचा था, अभी तक तो भारतीय सेना हम कब्जा करते थे, वो कुछ नहीं बोलते थे। एक्चुअली ये अप्रैल के टाइम ये जब इन्होंने एक बहाना बनाया कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज के झांसे में, और शायद रशिया ने भी इंडिया को बोल दिया कि डोंट वरी चाइनीज एक्सरसाइज कर रहा है, पर चाइनीज एक्सरसाइज के बहाने घुस गए। और उस समय कोविड भी था, तो किसी तरीके से अब हमारे से भूल चूक हुई, क्या हुआ ये मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, पर वो घुस आए, कई जगह पे आए। और मतलब ये है कि उस एरिया में जहां पे उनको नहीं आना चाहिए, हालांकि उनका भी नहीं है हमारा भी नहीं है, ये बहस चलती है। और पैंगोंग में दोनों लोग पेट्रोल करते हैं, पर जब चाइनीज ने आके हमें रोकना शुरू किया, फिर उस समय 15 या 20 मई को जो हादसा हुआ जिसमें हमारे कर्नल साहब मारे गए जी, और उसके बाद जो बात हुई, तो इसके बाद में उन्होंने चाइनीज ने फिर जो ये सोच के कि भारत कुछ नहीं करेगा, और 2-3 जगह पे डेप्सांग में उन्होंने हाई ग्राउंड पे कब्जा कर लिया एक जगह पे, और फिर फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 वहां पे दीवार भी बना दी, और मतलब जहां हमारी जॉइंट पेट्रोलिंग होती थी वहां पे रोकना शुरू कर दिया। तो भारतीय सेना ने डेप्सांग के लेक है, पैंगोंग त्सो के साउथ में एक स्मॉल लेक है, उस लेक के ऊपर उन्होंने मतलब उस पैंगोंग लेक के साउथ में हाई ग्राउंड्स के ऊपर कब्जा कर लिया, जैसे गुरुंग हिल, टेबल टॉप, ब्लैक टॉप, ये 6-7 हाई पॉइंट्स हैं जो कि चुशूल वैली की तरफ बिल्कुल देखते हैं, और चुशूल प्लेन्स की तरफ बिल्कुल उनका नजर जाती है। और जो रोड्स, मेन रोड्स बनी हैं जो ऊपर तक जाती हैं, उसको उसके ऊपर जो आप हावी हो गए, जो हाइट पे होता है बॉर्डर के ऊपर, माउंटेन्स पे, सुनिए, वो जो हाइट पे होता है वो कब्जा करता है ग्राउंड के ऊपर। तो इसके इसीलिए चाइनीज को लगा कि हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन गया है, हम हाइट्स पे आ गए हैं, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम हुई। ये हमारे जो सैनिक थे, ये थे एस्टैब्लिशमेंट 22 के तिब्बतन तबके के लोग हैं। इनकी ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट 22 में कराई जाती है, विकास यूनिट के। इन्होंने जाके हाई ग्राउंड पे कब्जा कर लिया, चाइनीज रोक नहीं पाए इनको। ये बहुत अनप्रिडिक्टेड रहा होगा सर उनके लिए, क्योंकि बाद के रिएक्शन जिस तरीके से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यही अभी तक चाइना को हैरान रह गया कि अब तक तो भारत कभी ऐसी एग्रेशन दिखाता नहीं था, ये क्या हो गया। और उन्होंने 2-3 बार और ट्राई किया, वहां पे फायरिंग भी हुई जब जो आपने बोली है जी, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। और उसके बाद में जब उनको पता चला कि अब हमारे हाथ से चीज निकल गई है, तो फिर चाइनीज अब बौखलाए हुए हैं। 2-3 बार उन्होंने फायरिंग खोलने की कोशिश भी करी, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। तो ये जो सारी चीजें हैं ये दर्शाती हैं कि चाइनीज जो है अब किसी तरीके से बहुत सकपका गए हैं। तो सर इसी पर अगला सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से भारत एग्रेसिव तरीके से बढ़ रहा है, रक्षा मंत्री ने भी देश को जो बताया, संदेश दिया, प्रधानमंत्री भी सदन की शुरुआत में जिस तरीके से बोले, उस पर अब हम ये जानना चाह रहे हैं, जिस तरीके से चर्चा बहुत गर्म है सर, आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, आपने वो दौर देखा है तमाम, कि क्या इसके बाद अब वार का फ्रंट ही है आगे? देखिए ऐसा है, उन्होंने पूरी की पूरी पहले तो 62 में तो गलवान से तो बात स्टार्ट हुई थी। अब ये इन्होंने उस नीचे वाले प्लेन्स में जो कि संगूर गैप है उसके ऊपर, और आगे जो है जो रोड्स जा रही हैं जो ऊपर तक जाती हैं, उस रोड्स के ऊपर कब्जा करने के लिए जब उन्होंने देखा कि ये भारतीय गन्स हमारे को पे निशाने साधा हुआ है, वो टैंक्स वगैरह लेके आ गए हैं और आर्टिलरी लेके आ गए हैं, बड़ी तादाद में फौज लेके आ गए हैं, तो आमना सामना हो रहा है। अब आमना सामना फौज आ गई है। अब आप ये सोचें कि सिर्फ डराने के लिए आए हैं, ऐसी बात नहीं है।
मौका देख के चाइना कुछ भी कर सकता है, और अभी तक उन्होंने हमारे 48,000 स्क्वायर किलोमीटर कब्जे पे किया हुआ है, जो हमने उनको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चाइना 62 के बाद और उसके बाद कुछ एरिया पाकिस्तान ने हमारा उनको दे दिया। तो इस तरीके से उन्होंने काफी कब्जा किया हुआ है। तो अब जब पहुंचे हैं तो आप सोच के चलिए कि आपको लड़ाई के लिए पूरा तैयार रहना पड़ेगा। आप सोचते हैं कि लड़ाई नहीं होगी, बस ऐसे ही आए हुए हैं, तो ये फिर एक किस्म से सपनों की दुनिया में खोने वाली बात है। लेकिन तैयारी भारत की सर, जो 2-3 दिनों से जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, वो उससे देखकर लगता है कि विंटर्स के लिए भी हम पूरी तरीके से तैयार हैं, और जिस तरीके से सामान पहुंचाए जा रहे हैं, सब चीज स्टॉक किया जा रहा है, तो एक लंबी तैयारी तो भारत की दिखती है सर। लेकिन हम आगे बढ़े सर, उससे पहले एक थ्योरी पर हम बात करना चाहते हैं, जिसको लेकर आजकल सोशल मीडिया पर सर बहुत चर्चा है। उस थ्योरी को लेकर कहा यह जा रहा है कि चूंकि साउथ चाइना सी, वहां चीन अब धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है। कभी वहां पर उसका एकाधिकार की तरह वो बिहेव कर रहा था, लेकिन अब हाल के वक्त में हमने देखा है कि कैसे दुनिया के दूसरे देशों ने उसे काउंटर करना शुरू किया है सर, साउथ चाइना सी में। तो एक थ्योरी ये कहा जा रहा है कि भारत जिस एग्रेसिव वे में बढ़ रहा है, तो उसे ये भी डर है कि कहीं अगला अगर नंबर पीओके का आया तो फिर तो उसका सीपीईसी प्रोजेक्ट भी सर चला जाएगा। क्या ये भी एक कारण है इस टेंशन को बढ़ाने के पीछे? क्या कारण है? पीओके को जाता देख और सीपीसी प्रोजेक्ट को खतरे में देख चाइना क्या लद्दाख की तरफ टेंशन कर रहा है? क्या ये हो सकता है? आप ये मान के चलिए कि चाइना चाहता है कि लद्दाख में जो उसकी फोर्सेस हैं वो ज्वाइन अप करें पीओके में, क्योंकि पीओके में उनके सीपीसी के प्रोजेक्ट्स हैं। 80 बिलियन डॉलर उसका उसने इन्वेस्ट किया हुआ है। पाकिस्तान के ऊपर ऑफ कोर्स वो डेट चढ़ा हुआ है। अब वो वहां पे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और वो कनेक्ट करना चाहते हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक पे, और वो पूरा अफगानिस्तान को क्रॉस करके, मतलब वो वन रोड वाला जो स्कीम है उसकी, जो जिससे श्रीलंका ग्रसित है, जिससे और देश ग्रसित है, ये एक किस्म से वो एक्सपेंशन करना चाहता है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो खोलना चाहता है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान को प्रॉब्लम है, पर वो पीओके और तिब्बत के एरिया को पूरा कनेक्ट करना चाहता है। भारत बीच में अड़चन डाल रहा है, यहाँ पे ये बड़ा प्रॉब्लम है। अरुणाचल के तक और लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक उसने कई बेसिस बनाए। अगर मैं आपको उनके बेसिस का नाम पढ़ूं तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको पूरा बता सकता हूं। प्लीज प्लीज प्लीज। देखिए कि अगर आप लद्दाख से जो ऊपर से अक्साई चिन से नीचे की तरफ बढ़ते हैं, तो आप देखते हैं कि उन्होंने किस तरीके से अपने डेवलपमेंट की है। राइट, अक्साई चिन में रूटॉक है पेंगोंग के पास में, वहां पे उनको ऑयल स्टोरेज टैंक्स हैं बड़े बहुत सारे। फिर नागरी टाउन के पास में, और जो 42,000 मीटर पे हाइट पे है, वहां पे उसके मिलिट्री बेस है। फिर उनके नगरी के पास में उसका एयरपोर्ट है। अब इमेजिन करिए, नीचे आइए सिक्किम एरिया के पास में इसका मिलिट्री बेस है, और फिर उसके पास में ये अमोचू में उसका बहुत बड़ा एक और बेस है, मिसाइल बेस बनाया हुआ है चुम्बी वैली के पास में। फिर भूटान की तरफ नीचे आइए तो भूटान के पास में बहुत बड़ा मिलिट्री कैंप है। इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के रडार लगाए हैं, फेज एरे रडार लगाए हैं। और फिर उसके बाद नीचे तवांग की तरफ आते हैं तो वहां पर अगेन उनके पास में थागला के पास में उसका बहुत बड़ा एक बेस है, मिसाइल बेस है। फिर एक नीचे जाओ तो एक और मिसाइल बेस है, मिलिट्री बेस है, एलिंट रेडार अगेन है। उसके बाद में एयरफील्ड है, उसके बाद में फिर रेलवे स्टेशन है, ऑयल स्टोरेज प्लांट है साउथ सेंट्रल तिब्बत के पास में। उसके बाद अगेन एक और एयरफील्ड है। और फिर नीचे जब आते हैं लहासा की तरफ तो और उसका सुखोई 27 वहां पे लगे हुए हैं, सैम साइट्स हैं। और फिर और अगर आप चले जाइए मूविंग टुवर्ड्स लहासा, वहां रेलवे स्टेशन अलग है, वहां पे ऑर्डिनेंस डेपो, फ्यूल डेपोज हैं। फिर और फार ईस्ट ऑफ अरुणाचल जाइए, वो लिंडसे एयरबेस है और एक बहुत बड़ा मिलिट्री कैंप है। और एक और फर्दर ईस्ट में एक वो एयरबेस है जिसका नाम अभी तक नहीं रखा उन्होंने, या हमको नहीं पता। कहने का मतलब है इनके इतनी प्रिपरेशन तो सिर्फ ये अक्साई चिन से लेके अरुणाचल तक है, और फिर उनका और जो वो लगाना चाहते हैं लद्दाख से लेके पीओके तक।
तो ये उनका इधर प्लानिंग है। साउथ चाइना सी जिसकी आप बात कर रहे हैं, वहां पे उनका प्रॉब्लम शुरू हुई है कि आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना लिए उसने। जब आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाते हैं तो वहीं से उनका, वो कहते हैं आइलैंड हमारा है, तो EEZ वहां से स्टार्ट होता है उसका, उनका बॉर्डर, तो वो उनका कंट्री बन जाता है। आप 300 किलोमीटर दूर समुद्र के अंदर अपना एक बड़ा आइलैंड बनाइए, वहां से आपकी कंट्री स्टार्ट होती है। जी बिल्कुल। और वहां पे जितने रिसोर्सेज हैं उन पे हक होता है, शिपिंग को रोकते हैं। तो जितनी छोटी कंट्रीज हैं, ताइवान को लेकर और फिलीपींस को लेकर, ब्रुनेई को लेकर, हांगकांग, सिंगापुर को लेकर, म्यांमार, मलेशिया, ये और इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे के सारे ग्रसित हैं इससे। तो वो उनकी शिपिंग रोक रहा है और आइलैंड्स को कब्जा कर रहा है, आइलैंड पे मिलिट्री बेस बना रहा है, एयर बेस बना रहा है, फाइटर एयरक्राफ्ट लैंड कर रहे हैं। तो उसका जो पूरा साउथ चाइना सी से लेके मलक्का स्ट्रेट तक वो अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। और मलक्का स्ट्रेट के थ्रू नीचे जाएं तो नकार निकोबार के बगल से होता हुआ पर्शियन गल्फ के अंदर घुसना चाहता है। उसने श्रीलंका में बेस ले लिया है, बांग्लादेश में बेस ले लिया है, हबनतोता श्रीलंका में लिया है, गदार पाकिस्तान में ले लिया है। तो अब आप बताइए उसको क्या, इसकी आप इतनी ज्यादा उसकी जो एक्सपेंशनिज्म जो है वो इतनी ज्यादा है। और फिर जिबूती के पास में जिबूती बेस, बिल्कुल हार्बर, वहां पे उस कब्जा कर रहा है वो, वहां पे उसको फैसिलिटीज मिल रही है सबमरीन्स की, और ये हर एक फैसिलिटी मिल रही है। तो चाइना का आपने देखा, इसको जमावड़े को देखकर अमेरिका ने कहा कि इसका मैं एक्सपेंशनिज्म हमारे सबको महंगा पड़ेगा। अमेरिका वहां पे अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। ये अमेरिका का ये डायरेक्ट प्रतिद्वंदी है, बेसिकली कमर्शियल एक्टिविटी से प्रतिद्वंदी बनता है। सर इस पे आपको लगता है अमेरिका की एंट्री से साउथ चाइना सी का गेम पलट गया है चीन के लिए? पहले सब कुछ आसान था, अमेरिका के आने से गेम पलट गया है। बिल्कुल बिल्कुल वो पलटेगा। अब जिस जंगल में एक जानवर शेर शिकार करता था, एक बड़ा शेर और आ जाए, ये शिकार तो मेरा है सारा, तो मुख्य ऐसे आधिपत्य जमाने बात सारी वही है। अब उसको महंगा पड़ रहा है। कई ऐसे देश है सर, भारत को भी साउथ चाइना सी में न्योता दे रहे हैं आने के लिए। इसलिए क्योंकि बाकी सारी जो छोटी कंट्रीज हैं वो ग्रसित हैं, वो सब चाइना के, अमेरिका की तरफ हैं कि और ताइवान तो वैसे ही है। ताइवान तो ऑलरेडी अमेरिका का, जिसको कहते हैं ना, खास एलाय था। और ताइवान को अमेरिका, जो चाइना है, उसके ऊपर कब्जा करना चाहता है कि मेरा अंग है। ताइवान कहता है मैं आपका अंग नहीं हूं, मैं इंडिपेंडेंट हूं। अमेरिका ताइवान को सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए अमेरिका इंटरेस्ट दिखा रहा है कि मैं चाइना का आधिपत्य यहां जमा नहीं होने दूंगा। ये प्रॉब्लम है। तो इसीलिए अब आप देख लीजिए कि अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर ले आया है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उसके, रोनाल्ड रीगन, और दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आ गया है निमित्ज। और फिर ब्रिटिश ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा, क्वीन एलिजाबेथ। और फिर फ्रेंच अपने शिप भेज रहा है, इन सबमरीन्स हैं। हांगकांग का भी मसला चीन को भारी पड़ गया, उसने, चूंकि यूरोपियन यूनियन उससे ज्यादा नाराज दिख रहा है सर। किससे? चाइना से हांगकांग के मसले पर अगर कोई सबसे ज्यादा नाराज है इस वक्त तो यूरोपियन यूनियन भी है। अभी हाल में खबर आई थी कि जिनपिंग जो है वो कई यूरोपियन लीडर्स को फोन करके बात कर रहे हैं, वो अपना मैसेज कन्विंस करना चाह रहे हैं, लेकिन यूरोपियन लीडर्स खुश नहीं है जिनपिंग से भी। नहीं, यूरोपियन लीडर खुश नहीं है जिनपिंग से, क्योंकि यूरोपियन नहीं तो खुश नहीं है। अब यूरोपियन यूनियन में फ्रांस है, वो खुश नहीं है। और जो उनके सहानुभूति करने वाले जो और कंट्रीज है, या ऑस्ट्रेलिया वगैरह, वो खुश नहीं है। हालांकि अभी इंग्लैंड भी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा भी निकला नहीं है, पर वो भी खुश नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि, और अमेरिका खुश नहीं है, तो और अमेरिका और फ्रांस ये नेटो के अंग हैं, ये खुश नहीं है। देखिए, दूसरी बात, आप ये बात मान के चलिए, इन सब गेम्स के पीछे क्या होता है। ये नहीं कि अमेरिका को इस एरिया से बहुत प्यार है और मोहब्बत है, ये अमेरिका की मार्केट है, अपने आर्मामेंट सेल करता है अमेरिका। यहाँ सारे बेसिकली अमेरिकन इकोनॉमी इज आर्मामेंट इकोनॉमी। जी बिल्कुल। और चाइना 85% आर्मामेंट बेच रहा है। तो बेसिकली ये है कि सब अपना अपना हित सोचते हैं, और जो कंट्री अपना हित सोच के काम करता है वही आगे बढ़ता है, जो चाणक्य ने बोला है। जी, भारत ने कभी इस तरीके की बात ही नहीं सोची।
अपने हित की बात नहीं। हमको अपनी आइडियोलॉजी में था कि हम बड़े शांति प्रिय हैं, हम अस्त्र नहीं बनाएंगे, अस्त्र नहीं बेचेंगे। जो इस ख्यालों में जो थे, हमने ये जिसको रियलिटी से दूर अपनी इंटरेस्ट को नहीं आपने देखा, तो इसीलिए आपकी हालत ये हुई है कि अब आपके ऊपर चाइना हावी होने लगा, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री वीक है। अगर आप में से पूछेंगे क्यों हावी हो रहा है, क्योंकि हम एक भी हथियार नहीं बनाते, एक राइफल नहीं बनाते, एक एयरक्राफ्ट नहीं बनाते, एक टैंक नहीं बनाते। अभी बनाना अब शुरू कर रहे हैं, अभी क्योंकि ये गवर्नमेंट आई है तब इसलिए हो रहा है। तो ये सारी चीजें ये बैकग्राउंड में है, पर मेन चीज जो सामने नजर आ रही है चित्रपट पर, वो ये नजर आ रही है कि अमेरिका अब अपनी एलाइज को लेकर, ये सारी कंट्रीज को लेके, इंडिया उनके साथ में है। इंडिया लड़ाई हो रही है लद्दाख एरिया पे, साउथ चाइना सी में लड़ाई होगी, साउथ चाइना सी में इंडियन नेवी के जहाज हैं। अगर दोनों इंडियन वहां लड़ाई शुरू हो जाती है और यहाँ पे भी लड़ाई शुरू हो जाती है, तो आप मान के चलिए कि मेंबर्स ऑफ द साउथ चाइना सी आर ऑटोमेटिकली मेंबर ऑफ दिस अलायंस हियर। अमेरिका अपने जहाज भेज सकता है, हमें एयर टू एयर रिफ्यूलर दे सकता है, बॉम्बर्स दे सकता है, सैटेलाइट की तो बात छोड़िए, यहां तक कि वेपन्स दे सकता है और हेलीकॉप्टर भेज सकता है, क्योंकि अब ही इज पार्ट ऑफ द वॉर। सर इसी पर एक और सवाल है जो बार बार एक थ्योरी कही जाती है अभी जो आ रही है सामने, की चाइना साथ में पाकिस्तान को लेकर भारत को घेरने की कोशिश में है। लेकिन अगर एक नजर से देखें कि अगर भारत की तैयारी एलएसी से लेकर एलओसी तक है, दूसरी तरफ सर साउथ चाइना सी में उतना एग्रेशन है, तो कहीं ना कहीं ये तस्वीर भी तो निकलती है बनकर कि चाइना भी इस वक्त उसी पोजीशन में है, घिरा हुआ है, वो भी दब रहा है। नहीं, चाइना तो घिरा हुआ है, वो दब रहा है, तो वो भारत को दबाने की, डराने की कोशिश कर रहा है कि वो 3 ब्रिगेड और ले आया है, आर्मर ले आया है पूरी मैदान में। जहां जिन हाइट्स को हमने घेरा हुआ है उनके सामने वो अपने टैंक्स नीचे ला रहा है, बट उसको डर है आर्टिलरी ऊपर से फायर करेगी, वो रेंज में है। प्रॉब्लम ये है, बट एटलीस्ट वो लेके आया हुआ है और डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन कर रहा है। ये जो है अब गेम वो हो रही है जो लखनऊ में कहानी है 2 बाघों की। दो बाघे लड़ने आ रहे थे, वो लड़ाई नहीं कर रहे थे, वो लठ दिखा रहे थे एक दूसरे के ऊपर। तो एक गांव वाला कहता है बड़ा स्वांग रचा रहे हो आप, मतलब ये है कि आप लड़ाई करो या ये स्वांग क्या है। तो क्वेश्चन ये अभी ये जो इस एरिया में ये अब ये दिखावा हो रहा है, पर मामला खतरनाक है, किसी समय लड़ाई हो सकती है। अच्छा सर, तो जब युद्ध पर बात आ गई है तो फिर हम इसको उसी आधार पर आगे बढ़ाते हैं। आपसे जब मेरी बात हो रही थी सर इस इंटरव्यू को लेकर, तो हमारे बीच में एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर भी बात हुआ वॉर के दौरान, क्योंकि चाइना जो है वो कई फ्रंट पर युद्ध लड़ता है, वो साइबर वॉर में भी की कोशिश करता है। तो सर साइबर वॉर होगा तो वो किन चीजों से जब युद्ध के दौरान किस तरीके के ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को ध्यान में रखना होगा सर? देखिए, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स जो हैं जिनीवा कन्वेंशंस में लिखे हुए हैं। एक्चुअली इनका कर्ता धर्ता जो है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस है। वो एक मिस्टर ऑनरी डुनॉन्ट होते थे जिन्होंने ये देखा कि लड़ाई में इतनी अत्याचार, इतनी त्रासदी क्यों होती है, ट्रेजेडीज क्यों होती है, सफरिंग क्यों होती है, क्या हम लड़ाई बिना सफरिंग के कर सकते हैं, यानी कि सिविलियंस ना बने, प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी ना डिस्ट्रॉय हो। इसीलिए ये जिनीवा कन्वेंशंस लिखे गए। सब कंट्री ने साइन किए हैं, चाइना ने भी साइन की है। पर जब कंट्री अगर एक कंट्री जिनेवा कन्वेंशन को हनन करता है, यानी सिविलियंस ठिकानों पे हमला करता है, या कोई भी कंट्री हो सिविलियन ठिकानों पे हमला करे या प्रोटोकॉल्स को, जिनीवा कन्वेंशन को तोड़े, तो जिनीवा कन्वेंशन का उल्लंघन कर रहा है। पर इसीलिए सब कंट्रीज को जो है जिनीवा ह्यूमैनिटेरियन लॉज की ट्रेनिंग दी जाती है। सब अपनी अपनी ट्रेनिंग करते हैं, चाइनीज ने भी ट्रेनिंग करी है, भारत भी करते हैं, पाकिस्तान भी, इंग्लैंड सब करते हैं। पर जब कोई कंट्री जिनीवा कन्वेंशन का हनन करता है, तब फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में उसकी बात जाती है और उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है इंडिविजुअल्स के ऊपर जो तोड़ते हैं। तो साइबर वॉरफेयर जब होती है, साइबर वॉरफेयर में आप अगर साइबर का आप मतलब समझते हैं कि आपका कंप्यूटर, लैपटॉप, ये इंटरनेट, ये सारा साइबर एटमॉस्फेयर में आता है, प्लेटफॉर्म में आता है जी। ये साइबर, इससे आपके सारी एस्टैब्लिशमेंट कंट्रोल होती है, आजकल सब कंप्यूटर से होती है। यहां तक कि आपका
पावर प्लांट्स, आपके डैम्स, सब कंप्यूटर कंट्रोल्ड है। पर अगर मैं आपके कंप्यूटर कंट्रोल में सिस्टम में सेंध लगा दूं और फिर उसको आपसे छीन लूं या उसका गलत इस्तेमाल कर लूं, तो फिर मैंने आप पे साइबर अटैक किया है। मतलब यहां तक कि आपकी मिसाइल, मैं अटैक करने जा रहा हूं, आपकी मिसाइल यूनिट का अगर मैं स्विच ऑफ करवा दूं या गलत इंफॉर्मेशन दे दूं, आप मेरे पे काउंटर अटैक नहीं कर सकेंगे। मतलब मैंने आपको हैक कर दिया आपके थ्रू साइबर। पर इसका असर पड़ सकता है, बगल में हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर क्या आईसीयू वार्ड का भी सब उड़ जाएगा, सब प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, आपके पेशेंट मरने लग जाएंगे। या एयरपोर्ट के ऊपर आपके सारे के सारी लाइट्स चली जाएंगी, एयरक्राफ्ट का प्रॉब्लम आ जाएगा, एटॉमिक रिएक्टर में प्रॉब्लम आएगा, डैम्स हैं, डैम का गेट ऊपर उठ सकता है। यहां तक कि व्हाइट हाउस में सेंध लगाई है चाइना ने, आपके एटॉमिक रिएक्टर के सारे रिएक्टर्स को ध्वस्त कर सकता है। ये हो चुका है। स्टक्सनेट नाम का जो वायरस था, उसने ईरान का तहलका मचा दिया। बिल्कुल। तो ये आपके जितनी फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, इनके अकाउंट्स को मैं सेंध कर सकता हूं आपका। तो ये साइबर से हो सकता है। पर जब साइबर इफेक्ट करता है इनोसेंट लोगों को, तो उनके हॉस्पिटल्स को और उनके त्रासदी रहता है, डैम्स में बाढ़ आ गई, तब ये साइबर का दुरुपयोग है। ये ह्यूमैनिटेरियन लॉज के खिलाफ है। और आईसीआरसी ने इसके ऊपर बहुत प्रोजेक्ट्स चलाए हैं, ताकि सबको पता चले कि ऐसे कार्यक्रम ना किए जाएं। ट्रेनिंग होती है, इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन सर, चाइना जैसे देश से खैर ऐसी चीजों की उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि उसका जो तौर तरीका रहा है, वो कभी भी जो विस्तारवाद की सोच रहा है, जो छोटी छोटी चीज पर बड़े बड़े दांव खेल रहा है, तो उससे इस तरह की उम्मीद खैर नहीं की जा सकती। अच्छा सर, दुनिया में जो कई डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, बड़े बड़े जर्नल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, वो ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस बार के मोर्चे पे चाइना जो है वो घिर चुका है, और अगर वो भारत से भिड़ा तो उसका नुकसान तय है और चाइना को इस बारी हार हाथ लगेगी। तो मैं ये जानना चाहता हूं सर कि अगर लद्दाख के मोर्चे पर चीन भारत के हाथों जब हारेगा, तो सर चीन को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं सर? देखिए ऐसा है, अगर उसकी हार होती है, पहली बात तो है हम सारा का सारा अपना एरिया वापस ले लेंगे, अक्साई चीन का, और जितने एरियाज उससे लिए हुए हैं, कम से कम ये 45 से 48 हजार स्क्वायर किलोमीटर जमीन जो है, और भी जमीन जो है हमारे वापस ले लेंगे। उसकी और सबसे ज्यादा उसकी प्रेस्टीज पे प्रॉब्लम आएगी, उनकी सत्ता गिर जाएगी। जीपिंग अगर सत्ता में है, वो आप एकदम चले जाएंगे। फिर उनके जो सीपीसी में है, सारा प्रोजेक्ट ध्वस्त हो जाएगा जी, कुछ धरा का धरा रह जाएगा, और पाकिस्तान को मौका मिल जाएगा उनके चुंगल से निकलने का। नहीं तो अभी पाकिस्तान की सारी जमीन गिरवी होने वाली है जी, बिल्कुल पाकिस्तान को मिल जाएगा। सो उसके जितने एसेट्स हैं, जहां जहां उसे पैसा लगाए या पोर्ट्स वगैरह, वो सारे हो जाएंगे। मतलब अगर इस टाइम हार होती है, तो आप मान के चलिए कि सारी कंट्रीज इसके खिलाफ हो जाएंगी, और जिसको कहते हैं ना, भागते चोर की लंगोटी ही सही, सब अपना अपना हिस्सा लेंगे। यहां तक कि ताइवान तक अपना हिस्सा, मतलब उसके शेयर हो जाएगा उसके आगे। तो सर, इस समय चाइना को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो उस मोर्चे पर अगर भारत आगे बढ़ गया, अक्साई चीन तक जो हम बात कर रहे हैं, तो तिब्बत से लेकर शिनजियांग तक में चीन को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है सर? बिल्कुल, एब्सोल्युटली परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार उइगर विद्रोह है सर, वो भी कहीं ना कहीं चाइना को तोड़ने का काम करेगा। आपने बिल्कुल बात करी। अब वो जो विद्रोह पे ऑलरेडी उतरे हुए हैं, उनको मौका मिल जाएगा। तिब्बत, ठीक देखिए, तिब्बत निकल जाएगा उनके हाथ से। जब तिब्बत निकल जाएगा, वहां उइगर जो है, मुस्लिम जो कम्युनिटी है, वो निकल जाएगी उनके हाथ से। ये सारा का सारा उनके हाथ से निकल जाएगा। और वैसे भी जो 2/3 ऑफ द चाइना जो है ऑटोनोमस रीजन है, 1/3 उनका अपना रीजन है। और दूसरी बात है, हमने हिस्ट्री को थोड़ा ढंग से प्रोजेक्ट नहीं किया, हमारे नैरेटिव में नहीं है। चाइना कहते हैं कि ये हिस्सा मेरा, ये हिस्सा मेरा है। अरे, कनिष्क ने पूरे चाइना को कैप्चर किया हुआ था, और कनिष्क की राजधानी पहले लाहौर थी, फिर मथुरा बनी। अब आप बताइए, ये सारा का सारा है, पर हमारी नैरेटिव में कभी आता ही नहीं है। हमने कभी ये हिस्ट्री में, हमारे किसी बच्चे को नहीं पता। हमें इंग्लैंड की हिस्ट्री पता है कि क्वीन एलिजाबेथ का दादा कौन था, क्वीन एनी कौन थी, प्रिंस चार्ल्स कौन था, किंग एडवर्ड वगैरह, सबके नाम पता है।
पर हमको ये नहीं पता कि हमारे कि विक्रमादित्य ने कहां तक समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त कहां टेरिटरी की थी। और दूसरा, मैं आपसे बात कर ही रहा हूं तो मैं एक छोटी सी बात और बता दूं। ये जो हम अपने नैरेटिव में कहते हैं हम बड़े शांति प्रिय देश हैं, एक्सपेंशनिज्म नहीं करते, हमारे सारे राजे एक्सपेंशनिस्ट थे। आप कोई सा राजा बता दीजिए जिसका केकई कहाँ की थी? कश्यप सागर से आई थी, कैस्पियन सी से। राजा हम हमारे लोगों ने कॉन्कर किया था, खैर उसको माइथोलॉजी समझते हैं, पर आप खुद ही देखिए अशोका, चंद्रगुप्त, सबके स्कंदगुप्त वगैरह सब ने इंडोनेशिया ऑनवर्ड्स, पर्शिया ऑनवर्ड, उसके वहां तक हमारा सारा कॉन्कर था, हम नहीं कॉन्कर किया हुआ था। सर और आप जो बता रहे हैं बिल्कुल। और छोटी सी बात और सुन लीजिए। हाँ। अश्वमेध यज्ञ क्या था? बिल्कुल। जब आप घोड़ा छोड़ दिया, जहां पहुंच गया वो धरती मेरी नहीं लो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या है? ये एक्सपेंशनिज्म है। तो ये कभी नहीं हमें कहना चाहिए कि हमको ये पता नहीं क्यों हम बताते हैं कि हम लड़ाई नहीं करते थे तो बहुत अच्छे हैं। अरे इसमें क्या बात है? आप लड़ाई नहीं करते थे तभी तो चाइना के पास आपकी जमीन है। बिल्कुल सर, तभी तो हम कहलाते हैं। बिल्कुल। हम सर इस बात पर मैं ये जरूर आपसे कहूंगा, क्योंकि हम जब छोटे थे और धीरे धीरे बड़े हुए तब हमने 67 के बारे में जाना, क्योंकि बताया सिर्फ 67 के बारे में। हाँ। 62 के बारे में बताया जाता है, 67 नहीं बताया जाता है सर। अभी पता चला है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो नया जनरेशन है वो जान रहा है कि अरे 67 में तो हमने चाइना को धो दिया था, तो ये क्यों 62 कहता रहता है। हमारे यहाँ के जो जनरल्स हैं, आपका माफ करिएगा, जो अखबार हैं या जो तरीका पत्रिकाएं हैं, वो कभी इस तरीके से टेक नहीं करती हैं जिस तरीके से चाइना में टेक करती हैं। वो कभी 1600, 1500 और 1800 का हवाला देकर उस देश को अपना बता देती हैं, वो कि वहां तक हमारा साम्राज्य था तो वो भी हम लेंगे, लेकिन हम इस तरीके से बात नहीं करते हैं। सिंपल सी चीज है, माफ करना, हम आप दोनों सामने बैठे हैं, जो हमारा नॉलेज होगा वो हमारे पत्रिका का नॉलेज होगा। जी बिल्कुल सर। मैं एडिटर हूँ एक मैगजीन का, पर मुझे यही नहीं पता कि 67 में क्या हुआ था, मुझे यही नहीं पता कनिष्क चाइना में कब्जा किया था, तो मैं क्या बताऊंगा लोगों को? क्योंकि मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ वो जो चलाया उन्होंने, तो हमको तो ये भी नहीं पता कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, ये भी नहीं पता। सुभाष चंद्र बोस थे, नॉट इंडिपेंडेंट इंडिया का 17 कंट्रीज ने उनको एक्सेप्ट किया था। ना आपको पता था ना मुझे पता था अभी तक। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है सच्चाई नहीं पता हमें, हमको वो पता है जो डिजाइन की हुई हिस्ट्री है, जो हमको बताई जाना चाहिए थी, वो हमारे मुंह में डाली हुई है। हाँ, तो सर मैं ये कह रहा था कि जो आपने एक शब्द कहा डिजाइंड नॉलेज, जो देने की कोशिश की गई, वो एक अच्छा आपने कोट दिया सर। इसी के साथ सर हम इस इंटरव्यू को यहीं खत्म करना चाहेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि सर आपके इंटरव्यू को देखकर जो है हमारे जो दर्शक हैं भारत तक के, वो उनको अच्छी जानकारी हासिल हुई होगी आपसे और एक अच्छा एक्सपीरियंस उन्हें भी मिलेगा। आपने बहुत कुछ बताया भारत तक के दर्शकों को। भारत तक सर एक डिफेंस का चैनल है, यहाँ हम रक्षा सुरक्षा देश की बात करते हैं, और आपके ही जैसे जो तमाम लोग जिन्होंने देश को सेवाएं दी हैं और अभी भी किसी ना किसी तरीके से सेवाएं दे रहे हैं, उन सब लोगों के बारे में हम बात करते हैं, उनकी बात रखते हैं। हम उम्मीद करते हैं सर हम आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे। भारत तक पर आए सर, आपके इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।